हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो यहाँ हम चैप्टर 1 की स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि रशीदा ने क्वेश्चन किया है। रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 years ago. How she wondered, could anyone know what happened so many years ago? तो रशीदा क्या कर रही है, उसके दिमाग में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कैसे आया कि वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और सडनली उसकी आंखें पड़ी एक हेडलाइन पे जो कि थी 100 years ago। तो उसने सोचा कि इतने साल पहले की बात कैसे हमें पता पड़ी और क्या किसी को पता है कि उतने साल पहले क्या हुआ होगा। तो इसी के ऊपर हमारा ये चैप्टर बेस्ड है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, ये पता लगाते हैं कि क्या हुआ था। Yesterday, you could listen to the radio, watch television, read newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. देखो, अगर आपसे कोई कल पूछे कल आप इस टाइम क्या कर रहे थे तो आपको याद होगा, आप बता सकते हो। कोई आपसे पूछे कि आप पिछली साल क्या कर रहे थे, जब आप 5th क्लास में थे तब आप इस टाइम पे क्या कर रहे थे, तो हो सकता है किसी को याद हो कि पिछली साल उसने क्या क्या किया। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि 1st क्लास में आपने क्या किया तो आपको याद नहीं होगा। ये तो कुछ साल पहले की बात थी, 3, 4, 5 साल। लेकिन यहाँ ऊपर तो 100 years की बात कर रहे हो, तो इतना लॉन्ग के बारे में कैसे किसी को याद हो सकता है। देखते हैं। What can we know about the past? हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं और क्या जान सकते हैं। There are several things we can find out. What people ate, kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the livings of hundreds, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artists, magician and scientists. हम बहुत सारी बातें पता लगा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि पीपल जो थे उस टाइम पे क्या खाते थे। पिज़्ज़ा बर्गर तो होगा नहीं उस टाइम में, तो लोग क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, है ना। और उनकी जो लाइफ थी अलग अलग पीपल की, वो कैसे चलती थी। हंटर्स, हर्डर, फार्मर, ये सब क्या होते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरी दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग दे सिंग। क्या गाना गाते थे बच्चे, क्या खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, सब हम पता लगा सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। अभी हम देखेंगे मैप, उसमें हम देखेंगे कि नर्मदा कहाँ थी। बेसिकली अब प्रेजेंट में नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में बहती है ज़्यादातर, फिर गुजरात के रास्ते होके कहाँ चली जाती है, अरेबियन सी में चली जाती है। People have lived along banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. तो नर्मदा नदी के किनारे हजारों सालों से लोग रहते आ रहे थे, और जो लोग इस नदी के किनारे रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। गैदरर वो लोग होते हैं जो खाना बनाते नहीं हैं लेकिन खाने को इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट गिरे हुए होंगे या फ्रूट कहीं पेड़ पे लगे हैं तो उनको जमा कर लेते थे। जमा करना यानी गैदर करना, तो खाना गैदर करते थे। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. उनको पेड़ पौधे की काफ़ी नॉलेज होती थी जो उनके सराउंडिंग्स में थे, और उसी नॉलेज के हिसाब से वो लोग कलेक्शन करते थे। जो जो चीज़ें वो खा सकते हैं उनको कलेक्ट करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो क्या करते थे, एनिमल्स का शिकार भी करते थे। अब देखो यही है वो मैप 1 जिसके अंदर हम देखते हैं नर्मदा रिवर कहाँ है। तो ये है नर्मदा रिवर, आप ये अपनी बुक में चेक करिएगा। दिस इज द नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश से होती गुजरात में जा रही है, अंदर इधर अरेबियन सी में चली जाती है। नाउ फाइंड आउट द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो अगर हम नॉर्थ वेस्ट जाएंगे, मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा मैप पे दिखाती हूँ कि कहाँ पर नॉर्थ है और कहाँ पर साउथ। देखो यहाँ अगर ऊपर की बात करें तो इसे नॉर्थ कहते हैं, नीचे क्या होगा साउथ, यहाँ होगा ये ईस्ट, और हियर इट इज वेस्ट।
तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा? नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो ये जगह है इसको हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। और यहाँ आपको दिख रहा होगा काबुल, और जो सुलेमान और किरतार हिल्स की बात करी जा रही है वो ये है, सुलेमान और किरतार हिल्स। ठीक है, सुलेमान और किरतार हिल्स। मैं दोबारा से बाकी सब मिटा के सुलेमान और किरतार पे आपको अंडरलाइन करती हूँ। दिस इज सुलेमान एंड दिस इज किरतार। ये पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं नॉर्थ वेस्ट में इंडिया की। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 800 years ago are located here. तो ये किरतार और सुलेमान के पास कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंसान ने पहली बार गेहूं और बार्ले जैसे वीट और बार्ले जैसे क्रॉप्स को उगाया था। लगभग 8,000 साल पहले की बात है। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. पहले लोग क्या करते थे? सिर्फ हंटिंग करते थे, शिकार करते थे एनिमल्स का खाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियर करना भी स्टार्ट करा, पशु पालन करना स्टार्ट करा। उनको समझ में जब आने लगा कि इनसे हमें दूध वगैरह जैसी चीजें मिलने लगती हैं, तो उन्होंने पालना भी स्टार्ट कर दिया। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल। हमें क्या बताना? देखो गारो हिल्स ये हैं और विंध्यास ये हैं। तो मध्य प्रदेश में इस साइड में यहाँ पर ये विंध्यास की पहाड़ियाँ और गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है। These were some of the other areas where agriculture developed. तो ये विंध्यास और गारो की जो पहाड़ियाँ हैं कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर उस टाइम पे, इतने पुराने टाइम पे एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था। ये वो प्लेसेस थी जहाँ पर राइस को पहली बार ग्रो किया गया था। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज को हमें बताना है किसकी? तो यहाँ पर हम इंडस की ट्रिब्यूटरीज को देख रहे हैं, मतलब सहायक नदी, हेल्पिंग रिवर्स। ट्रिब्यूटरी क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, एक डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। देखो ये मान लो सपोज कोई नदी है, ठीक है, एक लंबी सी ये कोई नदी है इस तरीके से। अब इसके रास्ते में और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो मिलेंगी इसको। मान लो यहाँ से इस पॉइंट से कोई नदी निकली और ये जाके इसमें यहाँ मिल गई, फिर इसका नदी का पानी भी इसी में मिल जाएगा। यहाँ से कोई नदी यहाँ मिल गई इसमें, ऐसे करके बहुत सारी नदियां मिलेंगी ना इसमें, बड़ी छोटी। तो जो नदियां मिल जाती हैं, छोटी छोटी सी नदी एक किसी बड़ी नदी में, तो ये पूरा एक सिस्टम बनाती है, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं इसको। आगे जाके आप पढ़ोगे इस बारे में। ट्रिब्यूटरी शब्द इन छोटी नदियों के लिए आया जाता है जो हेल्पिंग रिवर होती है, हेल्प कर रही है ना, अपना पानी भी बड़ी नदी को दे रही है। समझ गए अब आप? आई होप आप अब समझ गए होंगे। ये होती है ट्रिब्यूटरीज। तो वैसे ही इंडस, जिसको हिंदी में हम सिंधु कहते हैं, इसकी भी बहुत सारी कौन सी हैं? ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू लार्ज रिवर्स। ये आप बोल सकते हैं कि ट्रिब्यूटरीज वो छोटी नदियां होती हैं जो बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं, जैसे ये मिल गई थी, मैंने बनाया था अभी। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the bank of Ganga and its tributaries along the sea coast. तो क्या बता रहे हैं कि लगभग 4,700 years ago, इतने पहले कुछ सिटीज थी ना, वो बसी हुई थी सिंधु नदी के किनारे, मतलब इंडस नदी के किनारे। इंडस नदी कहाँ बहती है इंडिया में? तो जम्मू कश्मीर में। वहां पर कुछ सिटीज थी। और 2500 साल पहले की अगर बात करी जाए तो उस टाइम पे गंगा नदी के किनारे पे कुछ सिटीज हमें देखने को मिलती हैं। अब आपको बोला गया है कि आपको लोकेट करना है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी को, जो कि एक है सोन नदी, ठीक है। इनको आपको लोकेट करना है। मैप में अभी हम देखेंगे। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। अगर हम पुराने प्राचीन काल की बात करें, आजकल बहुत सारे सीरियल्स भी आ गए हैं, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे सीरियल्स के नाम सुने होंगे आपने, सम्राट अशोक वगैरह। तो ये जहां पर शासन किया करते थे, रूल किया करते थे, उस जगह का नाम था मगध। आज के टाइम पे ये बिहार में है। ये कौन सा रीजन है?
ये रीजन है जो कि साउथ में था गंगा नदी के, मगध बोला जाता था इसको। बहुत बड़ा किंगडम था ये। और इधर क्या था, किंगडम वर सेटअप इन अदर पार्ट्स फॉर द कंट्री एज वेल। और भी कंट्री के जो हमारे जो मतलब उस टाइम इंडिया नहीं थी, जो आज बाउंड्री है वो नहीं थी, पहले तो सभी कुछ मिला हुआ था। बांग्लादेश, पाकिस्तान सब इंडिया में मिला हुआ था, पहले की बाउंड्रीज अलग थी। तो उस टाइम पे और भी बहुत सारे किंगडम्स थे, तो उसमें से एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट किंगडम हुआ करता था मगध। Throughout, people travel from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journey dangerous at times. अब ये तो हम अभी भी जानते हैं कि इंडिया में कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं नदी है, कहीं नाले हैं। तो इस सब से क्या हो जाता है कि जो हमारी यात्रा है वो थोड़ी डेंजरस हो जाती है। अभी तो चलो हमारे पास ट्रेन है, एरोप्लेन का सिस्टम है हमारे पास, पहले नहीं था ना। पहले सब चल चल के जाते थे। मान लो कभी कोई जानवर आ गया या कहीं बाढ़ आ गई, तो ये सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था पहले ट्रैवलर्स को, यात्रियों को, बट नेवर इम्पॉसिबल। So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods, droughts. मुश्किल तो था यात्रा करना, लेकिन नामुमकिन नहीं था। तो लोग इधर से उधर जाते थे खाने की तलाश में, है ना, शेल्टर की तलाश में कि उनको कुछ काम मिल जाए, खाना पीने की चीज़ें मिल जाए। और कई बार फ्लड्स की वजह से कहीं बाढ़ आ गई तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था, या सूखा पड़ गया, है ना, जमीन बंजर पड़ गई, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो लोग भूखे मरे। उससे अच्छा है दूसरी जगह चले जाएं जहाँ बारिश वारिश है, पानी वानी है। तो इन सब चक्करों में भी लोग ट्रैवल करते थे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कंक्योरिंग अदर लैंड्स। कई बार क्या होते थे, आपने मार्च पास्ट देखी है 26 जनवरी में जो होती है, या 15 अगस्त के टाइम पे जो होती है, आर्मीज वाले कमांडर्स मार्च पास्ट करते हैं एक लाइन में, टुकड़ियों में। तो इस तरीके से जो आदमी है वो जाते थे और दूसरी जमीन के हिस्से को कब्जा करते थे। Besides, merchant traveled with the caravans or ships carrying valuable goods from place to place. और वहीं अगर बात करें मर्चेंट लोगों की, तो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लाने ले जाने का काम करते थे शिप्स के थ्रू। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. और जो लोग धर्म से जुड़े गुरु होते थे वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, लोगों को अच्छी अच्छी सीख देना, धर्म के बारे में बताना। Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanted to discover new and exciting places. All these led to sharing of ideas between people. और कुछ लोग ऐसे थे जिनको बस घूमना पसंद था, नए लोगों से मिलना पसंद था, नई नई जगह जाना पसंद था। तो ये लोग घूमते थे और इनके इसी पसंद की वजह से, नई नई जगहों को खोजने की वजह से, जब एक जगह का व्यक्ति दूसरी जगह जाता है ना, तो उनके जो कल्चर है वो एक्सचेंज होते हैं। अब मान लो अमेरिका से कोई बंदा यहाँ आएगा इंडिया में, तो हम उसका पहनावा, क्या खा रहा है, ये सब देखेंगे। फिर यहाँ से, हमारे यहाँ से कोई उधर जाएगा बाहर, वो हमारा कल्चर देखेंगे। तो एक्सचेंज होता है कल्चर्स का इस तरीके से। Now why do people travel nowadays? पहले की बातें तो समझ में आती है, हमने पढ़ा, लेकिन आज के टाइम पे लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? तो भाई आज के टाइम पे भी यही है, गांव से लोग शहर आते हैं क्योंकि गांव में वो सुख सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है बड़े, पढ़ने के लिए नहीं है स्कूल्स बड़े, यूनिवर्सिटीज नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से लोग आते हैं कहाँ, शहरों में। और तो और जॉब भी नहीं है, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है गांव में, तो लोग शहर में आ जाते हैं। अब एक शहर से दूसरे शहर क्यों जाते हैं? कोई छोटा शहर है, कोई बड़ा शहर है, कहीं अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अब मान लो आप रहते हो आगरा में, या आप रहते हो मान लो भोपाल में, तो भोपाल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ज़्यादा कोई फील्ड का काम है नहीं, तो आप फिर कहाँ जाओगे? आप बेंगलोर, हैदराबाद ऐसी जगह जाओगे। तो जॉब की तलाश में आपने भोपाल छोड़ के
पुणे चले गए, आप हैदराबाद चले गए, तो दूसरी जगह गए कि नहीं गए? इस तरीके से लोग जाते थे इन सर्च ऑफ जॉब्स। आगे देखते हैं। लुक एट मैप 1 वंस मोर। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अभी हम देखेंगे मैप 1 को, ठीक है, कि किस प्रकार से एक बाउंड्री बना दी है पहाड़ियों ने, पहाड़ ने, समुद्र ने हमारे सब कॉन्टिनेंट की। तो सब कॉन्टिनेंट ये तब था, अब हमारा इंडिया रह गया है। कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट में क्या अंतर है, आई विल टेल यू, बस थोड़ा सा वेट करिए। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. ये बताइए, आज भी पहाड़ चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही कम लोग चढ़ पाते हैं। लेकिन अब तो चलो ऑक्सीजन की कमी रहती है तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, इस तरह के शूज़ हैं जिनको हम पहन के माउंटेन्स पे चढ़ सकते हैं, पहाड़ियों पे चढ़ सकते हैं, या फिर हम सी को आराम से पास कर सकते हैं। हमारे पास फेरीज हैं, शिप्स हैं, डूब गए तो उसके लिए भी हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है ना। लेकिन उस जमाने में कुछ नहीं था। तो लोगों को अगर इंडिया में अंदर घुसना है या फिर कुछ भी ट्रैवल करना है तो फिर करना कितना मुश्किल होता होगा कि नहीं। इमेज करो कि उस जमाने में कुछ नहीं था, जो सुख सुविधाएं आज हम बड़े मज़े लेते हैं ना, आराम से हमें बैठे बैठे मिल रही हैं, उस टाइम कुछ भी नहीं होता था। कैसे लोग ट्रैवल करते होंगे एक जगह से। People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. लेकिन इतनी मुसीबतों के बावजूद भी लोग ना दूसरी साइड से ट्रैवल करके सब कॉन्टिनेंट में आए और फिर यहाँ पर सेटल हो गए। These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stones, composing music, and even cooking food over several hundred of years. अब इन लोगों के आने से क्या हुआ कि जो मूवमेंट हुआ, लोगों का यहाँ आना, दूसरे लोगों का जाना, ये सब जो आना जाना हुआ ना, इससे हमारे ट्रेडिशंस में ना एक्सचेंज हुआ, रीति रिवाज में, लोगों के खाने पीने में, है ना, म्यूजिक में, इवन म्यूजिक में भी चेंजेस आया कि हमारे यहाँ कोई प्रकार का म्यूजिक होता था, बाहर से कोई आया, हमारा और उनका मिल गया तो एक नया फॉर्म बन गया म्यूजिक का। खाने की स्टाइल में चेंजेस आ गए, है ना, पहले कुछ खाते थे हम, दूसरे लोग आए, उन्होंने कुछ उगाना शुरू कर दिया नई चीज, फिर हम वो खाने लग गए। आपको हैरानी होगी ये जानकर, अभी आप छोटे बच्चे हो, आगे जाके और बहुत सारी चीजें जानोगे कि चाय जो आजकल हर घर की एक ज़रूरत है, और 2 टाइम तो चाय बनती है, 99% घरों में बनती ही बनती है, सुबह और शाम। और बहुत लोग तो बिना चाय के रह ही नहीं रह पाते ना। चाय खून की तरह दौड़ती है, इतनी ज़रूरी है चाय। तो ये चाय भी ना इंडिया की देन नहीं है, चाय इंडिया की देन नहीं है, बाहर से आई हमारे यहाँ। और अब हम देखो सबसे ज़्यादा हम ही चाय को पीते हैं इंडियंस। दूसरी चीज़ आलू, हमारे हर चीज़ में आलू डलता है, आलू गोभी, आलू ज़ीरा, आलू शिमला, है ना। तो आलू भी हमारी देन नहीं है, आलू भी बाहर से आया। और अब हमने आलू को राजा बना दिया है सब्जियों का, कि हर सब्जी में आलू डलता ही डलता है। सही कह रही हूँ ना मैं। तो इस तरह के जो चीज़ें चेंजेस आते हैं वो आते हैं लोगों के मूवमेंट्स की वजह से। नाउ नेम्स ऑफ द लैंड, ज़मीन का नाम। Two of the words we often use for our country are India and भारत। जब भी हम अपने कंट्री की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो 2 शब्द आते हैं, एक इंडिया बोलते हैं और एक भारत बोलते हैं। The word India comes from Indus called Sindhu in Sanskrit। ये शब्द इंडिया आया कहाँ से? तो शब्द इंडिया आया है इंडस नदी से। इंडस कौन सी नदी, जो अभी अपन पढ़ रहे थे, जम्मू कश्मीर में होके बहती है। तो इंडस को संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है, ठीक है, सिंधु, और इसी से बना है शब्द इंडिया। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 25 years ago and were familiar with the Indus called it Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India। जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, वहाँ
ईरान और ग्रीक, यहाँ से लोग आए, ठीक है, ग्रीक लोग और ईरानियंस आए, कम से कम 2500 साल पहले की बात है। तो ये लोग जानते थे सिंधु नाम की एक नदी है, इंडस नाम की एक नदी है, तो ये इसको इंडस नहीं बोलते थे, ये इसको हिंदोस बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदोस या इंदोस, ऐसे इनके टर्म्स ऐसे ही बोल पाते हैं लोग, हिंदोस या इंदोस। तो ये जो जमीन का टुकड़ा हो गया, इसका नाम क्या हो गया? इंडिया रख दिया गया। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल who lived in the northwest and who are mentioned in the ऋग्वेदा। अब ये भारत नाम कैसे पड़ा? भारता से पड़ा। ये वो लोग थे जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में रहते थे और इनका उल्लेखन मतलब इनके बारे में ऋग्वेद में भी जिक्र किया गया है। ऋग्वेद क्या है? हमारे बहुत पवित्र ये ऐतिहासिक चीजें हैं। 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन, सबसे इम्पोर्टेंट है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर भी भारत शब्द के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और सबसे पुराना कॉम्पोजिशन है, ये लिखावट है जो कि संस्कृत में है, ऋग्वेद। लगभग 3500 साल पुराना है ये, है ना। अब हम अपनी पूरी कंट्री के लिए भारत शब्द का यूज कर लेते हैं। फाइंड अबाउट द पास्ट। अगर हम अपने पास्ट के बारे में जानना चाहें, सिर्फ मेरे तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं, 1 साल 2 साल 20 साल पुराना नहीं, भारत के, इंडिया के पास्ट के या पूरे जमीन के पास्ट के बारे में बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। एक काम ये है कि हम कुछ ढूंढ सकते हैं और पुरानी किताबों को पढ़ सकते हैं जो बहुत साल पहले लिखी गई हो, तो उनमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कि उस जमाने में क्या होता था। तो इन किताबों को जो बहुत पहले लिखी गई हैं, हाथों से लिखी गई हैं, इनको बेटा मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट, क्योंकि हाथ से लिखी हुई हैं, ठीक। मनु मीन्स क्या होता है? हैंड, ठीक है। तो हाथ से लिखी हुई मनुस्क्रिप्ट हो गई। ये ज्यादातर उस टाइम देखो कोई कॉपी तो होती नहीं थी कि क्लासमेट का रजिस्टर खरीद लाए तुम 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 का, 100 का, ऐसा तो नहीं चलता था। पहले कॉपी नहीं होती थी, तो पाम लीफ, पाम पत्ते पर ये लिखा जाता था, ठीक है। वो किससे पर, या फिर ऐसे किसी पत्ते पे लिखा जाता था जो पेड़ की छाल से बनाया जाता था, उसके ऊपर हम लिखते थे। इनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। स्पेशली बिर्च जो कि हिमालयाज में उगता है। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many, ये देखो ये भी एक लिखावट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा पर कौन सी भाषा लिखी है। Have survived, often preserved in temples and monastery. अब देखो पत्ते के ऊपर लिख रहे हो तुम लोग, और वो भी 3500 साल, इतने साल पुरानी स्क्रिप्ट। तो कुछ को तो कीड़े खा गए, पत्ता था, कुछ ऐसे ही सड़ गए, कुछ खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, किसी में आग लग गई होगी, सब इधर उधर हो गए। लेकिन कुछ अभी भी प्रिजर्व रखे हुए हैं कुछ मंदिरों में। These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs, practices, the lives of kings, medicine, science. इन किताबों के अंदर आप क्या क्या जानकारी ले सकते हो? हर तरह का सब्जेक्ट मिल जाएगा इन किताबों के अंदर, चाहे फिर धर्म से रिलेटेड हो, राजा क्या करता था उससे रिलेटेड हो, या किसी मेडिसिन से रिलेटेड हो, आयुर्वेद एंड ऑल, या साइंस से रिलेटेड हो। विज्ञान तब भी था, अब भी है और आने वाले टाइम पे भी रहेगा, साइंस, ठीक। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, और इस सब के अलावा मतलब कहानियां, कविताएं, ग्रंथ, ये भी लिखे हुए हैं, और ज़्यादातर संस्कृत में लिखे हुए थे या फिर प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे, जो कि उस जमाने पर जो नॉर्मल लोग थे वो संस्कृत नहीं बोल पाते थे, वो प्राकृत भाषा का यूज करते थे। ये याद रखना, उस टाइम पे प्राकृत भाषा चलती थी। और अगर कोई तीसरी भाषा का नाम आता है तो इतनी पुरानी वो भाषा थी तमिल। तमिल एक बहुत पुरानी भाषा है, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अलावा हम और किस चीज से जान सकते हैं इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में? तो वो होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है कठोर सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे। हार्ड सरफेस मतलब कोई लोहे पे लिख दो, मेटल की किसी चीज पे लिख लो,
तो वो होता है इंस्क्रिप्शन। Sometimes kings got their orders inscribed so that the people could see, ready and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women recorded what they did. तो इंस्क्रिप्शन कई बार राजा जैसे मैं चाहता था कि मैं ऑर्डर देता हूँ मेरी प्रजा में मेरे लोग ये करें, तो वो इंस्क्रिप्शन लिखवा देता था किसी पत्थर पे या किसी मेटल के पीस पर और गांव के बाहर लगवा देता था, गांव के अंदर लगवा देता था। ये कई बार इंस्क्रिप्शन आम लोग भी लिखवा देते थे अपने बारे में कुछ जानकारी देने के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। किंग हमेशा ये रिकॉर्ड तो जरूर लिखवाते थे कि उनने कितनी सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, तो इनका इंस्क्रिप्शन जरूर करवाते थे वो। There were many other things that were made and used in past. Those who study these objects are called archaeologists. देखो पास्ट में बहुत सारी चीजें यूज होती होंगी जो अब नहीं होती हैं। अलग प्रकार के बर्तन यूज होते होंगे, है ना, अलग प्रकार की चादर, किस प्रकार की खाट पे सोते होंगे लोग, ये चटाई बिछा के सोते होंगे, जो भी पुरानी चीजें होते हैं जो इन लोगों की पढ़ाई करते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, पुरानी आइटम्स जो भी मिली होती है खुदाई करने पे उनकी पढ़ाई करते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट। और इस पढ़ाई को हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। They study the remains of building made of stone and brick, painting and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं बेटा ये क्या करते हैं कि कोई भी बची कुची जमीन है वो खंडर बन गई, जैसे आपने भी आपके कहीं आसपास के इलाकों में देखा होगा कि कोई किला रहा होगा टूट गया है, तो वो उसकी स्टडी करते हैं कि वो किस तरह के पत्थर से बना हुआ है, कितना ये पुराना हो सकता है, ये पेंटिंग किसने बनवाई, कितनी पुरानी हो सकती है, पेंटिंग बनाने में क्या क्या चीज़ों का यूज़ हुआ है। या फिर खुदाई करवा के देखते हैं, खुदाई में इनको कुछ औजार मिल सकते हैं, हथियार मिल सकते हैं, या बर्तन मिल सकते हैं, या ज्वेलरी मिल सकती है, तो इन सब से ये स्टडी करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सिक्के मिल सकते हैं, हर राजा ने अपने अपने टाइम पे सिक्के चलवाए हैं तो सिक्के मिल जाते हैं। Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay or metal. तो इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स किसके बने होते थे, स्टोन के, कुछ हड्डियों के, कुछ बेक्ड क्ले के, है ना, पकी हुई मिट्टी के, मेटल के, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स मिलते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग। जो ऑब्जेक्ट किसी हार्ड चीज का बना होता है ना तो चलता भी ज्यादा है, जैसे मेटल की बनी हुई चीज लंबी चलेगी, पत्ते पे लिखा था इनने तो वो तो कीड़े ही खा गए, तो ऐसा होता है, हार्ड चीज होती है लंबा चलती है। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in past. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते थे कि वो हड्डियों पे भी बहुत ध्यान देते थे। वो ये देखते थे कि हड्डी एनिमल्स की हैं, प्लांट्स की हैं कि फिश की हैं। इससे क्या पता पड़ता था कि उस जमाने के लोग क्या खाते होंगे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स of grains or pieces of wood have been burnt, they survive in charred form. देखो प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं, बचे कुछ हिस्से होते हैं ना प्लांट्स के, बहुत मुश्किल ही है कि वो मिलें और सही सलामत रहें कि फर्दर आर्कियोलॉजिस्ट उसकी स्टडी कर सकें। लेकिन अगर कहीं से बीज मिल जाता है, अनाज का कोई दाना मिल जाता है या फिर लकड़ी के जले हुए हिस्से मिल जाते हैं, तो अगर वो सर्वाइव करती होते हैं तो उनकी पढ़ाई ज़रूर होती है, ठीक है। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Historians जो होते हैं, इतिहासकार जिनको बोलते हैं, जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, वो एक वर्ड का यूज करते हैं जिसको हम सोर्स कहते हैं। सोर्स वो जगह होती है जहाँ से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट हो गई जो लोगों ने अपने हाथों से लिखी है, पत्तों पे लिखी थी, उससे हमें जानकारी मिलती है पास्ट के बारे में। इंस्क्रिप्शन से मिलती है और आर्कियोलॉजी से भी मिलती है। आर्कियोलॉजी समझ गए ना, जो खुदाई करते हैं उसके अंदर जो सिक्के मिल गए, बर्तन मिल गए या हड्डियां मिल गई,
या किसी का कंकाल मिल गया, इन सब की पढ़ाई। Once sources are found, learning of past become an adventure as we reconstruct it by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. अब मान लो हमें कोई सोर्स मिला, कोई किताब मिल गई या कहीं हमने खुदाई करवाई तो हमें वहां पर कुछ बर्तन मिले, तो उनकी बाद में ना हिस्टोरियंस पढ़ाई करते हैं, किस समय के होंगे, किस राजा ने बनवाए होंगे, क्या कहाँ कैसे आया, इस तरह की उनकी पढ़ाई चलती है, स्टडी चलती है। तो एक तरीके से जो ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं इनका काम कैसा हो गया, एक डिटेक्टिव की तरह हो गया, पुरानी गड़ी हुई चीजों को क्लू बाय क्लू पता करना कि कौन सी कितनी पुरानी है, किस समय की है। यहाँ पर देखो एक शब्द आया पास्ट, एस लगा है यानी प्लूरल है। क्या हमारे एक से ज्यादा पास्ट हैं? इस बात पे आइए नजर डालते हैं। वन पास्ट और मैनी, क्या हमारा एक पास्ट है या उससे ज्यादा पास्ट है? इसका मतलब क्या है? डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट्स? We have used word past in a plural to draw attention to the fact that past was different for different groups of people. देखो पास्ट तो एक ही होगा, लेकिन हमने इस बुक के टाइटल का नाम भी पास्ट इसलिए रखा कि हम ये दिखा सकें, आपकी अटेंशन इस बात पे ला सकें कि हर एक व्यक्ति के लिए पास्ट की परिभाषा अलग अलग होगी। मान लो कोई पर्सन ए है, उसका पास्ट कुछ और होगा, बी के नजरिए से देखोगे तो वही पास्ट कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस. The lives of merchants were different from those of craftspersons and so on. Also, as is true even today, we follow different practices and customs in different parts. तो एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप किसानों की बात करो तो उनकी जो पास्ट होगा, उनकी जिंदगी जो रही होगी वो राजा की जिंदगी से अलग होगी। व्यापारियों की जिंदगी किसी कारीगर की जिंदगी से अलग होगी। तो सबके जो पास्ट हैं वो अलग अलग हैं। और ऐसे ही आज भी लोग डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं अलग अलग हिस्सों हमारी कंट्री के। जैसे कि अगर बात करी जाए आज की एक एग्जांपल के तौर पे, तो जो पीपल है लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो अभी भी लोग अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स में रह रहे हैं, वहां पर अभी भी लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और थोड़े इस प्रकार से रहते हैं। वही प्रिमिटिव लाइफ, प्रिमिटिव मतलब जैसे पुराने टाइम पे जीते थे वैसे जी रहे हैं। बट अगर हम मॉडर्न सिटीज में बात करें तो कैसा चल रहा है? क्या लोग अब भी शिकार कर रहे हैं? नहीं, है ना, जॉब कर रहे हैं, सेटल हो चुके हैं, कपड़े पहनते हैं, है ना, और अब तो जोमेटो भी आ गया है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों का रहन सहन बदल रहा है। लेकिन अंडमान में अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो शिकार वगैरह पे डिपेंड करती हैं। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो जैसे अभी भी आपको टुडे यानी अभी की जिंदगी में भी आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मॉडर्न लाइफ में और अंडमान की अभी की जिंदगी में भी अंतर है ना, वहां के लोग डेवलप नहीं कर पाए, वैसे ही पास्ट में भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about the kings and the battles they fought because they kept record for their victories. Generally, ordinary people such as hunter, fishing folks, gatherer, farmers or herder did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is such much that remains unknown. और एक और बात है, पता है क्या, कि सबके पास्ट ना अलग अलग होंगे और एक से ज्यादा पास्ट है। इसका एक मतलब ये भी है कि जो किंग होते थे वो राजा महाराजा भाई पैसे वाले, उनने एक नौकर रख लिया कि चल कहानी लिख मेरी, मैंने इतनी लड़ाइयाँ जीती वगैरह वगैरह, मैं मखमल के गद्दे पे सोया करता हूँ और ये वगैरह वगैरह। लेकिन एक गरीब आदमी या कोई आम आदमी, उसकी कहानी कैसे पता चलेगी? क्योंकि उसने तो कहानी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा। रिकॉर्ड सिर्फ राजाओं का ही हमें मिला है कि उन्होंने ये लड़ाई जीती, लेकिन हमें उस जमाने के आम आदमी के बारे में नहीं पता क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो अभी भी हम नहीं जानते इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में।
अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर ये पास्ट वर्ड क्यों आया है, एस क्यों लगा है, प्लूरल फॉर्म क्यों है। एक और इम्पॉर्टेंट बात पे बात कर लेते हैं, डेट्स। व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स का क्या मतलब होता है? हिस्ट्री की जब भी बात आती है लोगों में सबसे बड़ा जो डर बैठता है ना वो डेट्स पे ही बैठता है कि डेट्स रटनी पड़ेंगी और डेट्स लोगों को याद नहीं होती हैं। सो डोंट वरी, पहले तो हम ये देखते हैं कि डेट्स का मतलब ही क्या है। If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month, year. कोई तुमसे क्या पूछेगा, डेट पूछेगा ना, तो तुम क्या कहोगे? दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, साल कौन सा है। बर्थडे भी तो तुम ऐसे ही बताते हो, किस साल में हुए, किस महीने में हुए, किस डेट में हुए, है ना। These years are counted from date generally assigned to the birth of Jesus Christ. तो हम डेट किस दिन से मतलब असाइन, मतलब हम डेट को किस दिन से काउंट करना स्टार्ट करते हैं? जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, जो कि फाउंडर है क्रिश्चियनिटी के। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मान लो अभी क्या चल रहा है, 2021, तो ये समझ लो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2021 ईयर्स बाद की बात, ठीक, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से ही हमने डेट काउंट करना स्टार्ट किया है। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have letters BC. BC मतलब before Christ. जो भी डेट्स थी जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले थी उन्हें हम उल्टा गिनते हैं और उनके साथ 2 लेटर लिखते हैं BC यानी बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट से पहले। In this book we will refer to the dates going back from present using 2000 as our starting. तो इस जो वीडियो है हमारी ये चैप्टर है जो हमारा, इसमें आप बहुत कुछ जान जाओगे डेट्स के बारे में। लेटर्स विद डेट्स, इसको भी पढ़ लो और आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया BC के बारे में, तो BC किसके लिए होता है? बिफोर क्राइस्ट के लिए होता है। आप कहीं कहीं पे देखो ये AD लिखा रहता है डेट से पहले, तो AD में 2 लैटिन वर्ड्स का यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD, एडो डोमिनी, मतलब बिफोर क्राइस्ट को ही हम AD से भी लिख सकते हैं, BC की जगह AD भी लिख सकते हैं। ये लैटिन वर्ड में होता है और BC एक इंग्लिश वर्ड है, बिफोर क्राइस्ट। तो 2012 ये क्राइस्ट के जन्म के बाद का ही साल है, तो इसको हम AD 2012 लिख सकते हैं, ठीक। Sometimes C is used instead of AD and BCE instead of BC. कई बार CE यूज होता है, यानी CE मतलब क्या होता है? कॉमन एरा, AD की जगह पे, और BC यूज होता है BC की जगह। The letter C stands for common era and BC stands for before common era. We use this term because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. अब आप बोलोगे कि इंडिया में तो ज़्यादातर हिंदुइज्म को चलता है, इस्लाम धर्म चलता है, फिर हम ये क्रिश्चियनिटी के इन BC और AD को क्यों मान रहे हैं काउंटिंग में ईयर्स की? तो वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो वर्ल्ड है उसके हिस्से में क्रिश्चियनिटी फॉलो किया जाता है ना। तो हमने भी इंडिया में इसको अपना लिया, लगभग 200 साल से हम इस चीज़ को अपनाए हुए हैं और यही चल रहा है अब भी। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। वैसे BP बहुत रेयरली होता है, लेकिन इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। तो हमने जनरली क्या देखा है कि इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस के ऊपर होता है, मेटल वगैरह के ऊपर, और ये सेवरल ईयर्स और 100 ईयर्स पुराने होते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस के ऊपर 2 चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट भी होती है और एक लैंग्वेज भी होती है। लैंग्वेज विच आर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स व्हिच हैव चेंज ओवर टाइम। स्क्रिप्ट क्या है? बदलती जा रही है, लैंग्वेज भी बदलती जा रही है टाइम के अनुसार। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड what was inscribed? This can be done through a process known as decipherment.
अब देखो, जो पुरानी भाषा थी और नई भाषा, उनमें चेंजेस आ चुके हैं। तो जो पढ़ते हैं हिस्टोरियंस वगैरह, उनको कैसे पता चलता होगा, या आर्कोलॉजिस्ट जो भी इन तरह की इंस्क्रिप्शंस की पढ़ाई करते हैं, उन्हें कैसे पता चल रहा होगा कि इन पे क्या लिखा है ना, ये तो जानना ज़रूरी है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है और इसको हम डेसिफरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिफरमेंट। इस नाम को याद रखना, ये शब्द बना है डेसिफर से। डेसिफर यानी समझना कि ये क्या लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेसिफरमेंट। One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa, where there were kings and queens about 5000 years ago. तो एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है डेसिफरमेंट की, मतलब पुरानी कोई स्क्रिप्ट या लैंग्वेज लिखी हुई थी उसको समझने की। वो कहाँ से मिलती है हमें? इजिप्ट से। इजिप्ट कहाँ है? नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है, और यहाँ पर राजा रानी रहा करते थे। 5000 साल पुरानी बात है ये। रोसेटा इज अ टाउन ऑन नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। एक कस्बे का नाम है रोसेटा। एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड विच कंटेन इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। यहाँ पर एक हमें इंस्क्रिप्शन मिला था, उसमें 3 भाषा थी, एक तो ग्रीक थी और 2 फॉर्म थे इजिप्टियन लैंग्वेज के। ठीक है। Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called cartouche. जो लोग ग्रीक भाषा को पढ़ पाते थे, उन्होंने ये देखा कि जो किंग और क्वीन थे, उनके नाम को एक फ्रेम के अंदर लिखा गया था और उसको कहा गया था कार्टोज। And then they placed the Greek and Egyptian signs side by side and identified the sounds for which Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and a bird for A. Once they knew what letters stood for, they could read other inscriptions as well. जैसे a lion को L से, लेकिन bird को वो लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? A से। ठीक है, lion को L से कर रहे हैं लेकिन bird को A से कर रहे हैं। तो जब उनको पता चल गया कि कौन सा लेटर किस शब्द के लिए, उन लोगों ने इंस्क्रिप्शन को पढ़ना और समझना सीख लिया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन खत्म हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्यासागर।